हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसो के एक इम्पॉर्टेंट वर्क को जिसका नेम है एमिली और ऑन एजुकेशन। यॉन याक रूसो एक स्विस राइटर एंड फिलोसोफर थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन पे अपने व्यूज़ दिए हैं। इनके आइडियाज़ इतने पॉपुलर हुए कि थ्रू आउट यूरोप इन्हें पढ़ा जाने लगा और ऐसा भी माना जाता है कि इन्हीं की फ़िलॉसफी से इंस्पायर्ड होके अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। 18th सेंचुरी के लिटरेचर में रूसो का बहुत बड़ा नाम है और इनकी राइटिंग्स को पढ़ के लोगों का सोचने समझने का वे भी चेंज हुआ था। और इसी एज के अदर फिलोसफर्स जैसे कि इमैनुअल कैंट, मैरी विल्सटनक्राफ्ट, विलियम गॉडविन, एडम स्मिथ एंड थॉमस पेन पे इनका बड़ा इन्फ्लुएंस था। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, नार्सिसिस और लवर ऑफ हिमसेल्फ, एमिली और ऑन एजुकेशन, कन्फेशंस एंड यूली और न्यू एलोइसा। अब हम बात करते हैं इनके वर्क एमिली की, जिसको कि 1762 में पब्लिश किया गया था। एंड ये इनका एक फ़िलोसफिकल वर्क है और एजुकेशन। इसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों को किस तरह एजुकेट किया जाना चाहिए, उनकी अपब्रिंगिंग किस तरह होनी चाहिए। अथॉरिटीज़ को रूसो की राइटिंग्स पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो लोगों को अवेयर करने का काम करती थी और इस वजह से इनके कई वर्क्स बैन हुए और एमिली भी उन्हीं में से एक है। इसकी कई कॉपीज़ पब्लिकली बर्न की गई और इसकी वजह से रूसो को भी एग्ज़ाइल मिला था, मतलब उन्हें कंट्री से निकाल दिया गया था। और उनकी अनदर बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी ईयर पब्लिश हुई थी एंड उसके साथ भी यही कुछ हुआ था। इसके अलावा इस वर्क को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला था क्योंकि उन्होंने इसमें विमेन एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। उनके अकॉर्डिंग विमेन को बस अपने हाउस होल्ड तक ही कन्फाइन होना चाहिए और एक गुड वाइफ एंड मदर का रोल प्ले करना चाहिए। उन्होंने अपने स्टेटस को 5 बुक्स में डिवाइड किया है एंड ये नॉवल एंड ऐसे का फ्यूज़न है। तो एमिली के कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि चिल्ड्रन की एजुकेशन नेचुरल होनी चाहिए एंड नेचुरल सेटिंग्स में होनी चाहिए। इससे वो ज़्यादा सोशल एंड प्रैक्टिकल इंसान बनेंगे। अब मैं बुक वाइज इसकी समरी आपको समझाती हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वर्क बिल्डिंग रोमांस जैसे है, जो कि एक तरह का नॉवल जॉनरा होता है जिसमें कि एक प्रोटैगनिस्ट की पूरी जर्नी बताई जाती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। और इसका प्रोटैगनिस्ट है एमिली और बुक 1 में उसके जन्म से लेके उसके बोलने तक का टाइम कवर किया गया है। अगर हम बेबी के अपब्रिंगिंग की बात करें तो सबसे पहले रूसो ने फोकस किया है ब्रेस्ट फीडिंग पे। तो एक बेबी अगर स्टार्टिंग से ही अपने मदर से फीड लेगा तो उसकी बॉडी तो स्ट्रांग होगी ही, उसके साथ उसका ब्रेन और भी एक्टिव होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मदर्स को ही अपने न्यूबॉर्न्स की टेक केयर करनी चाहिए क्योंकि एक माँ के साथ ही बच्चा इमोशनली अटैच होता है एंड जो चीज़ें उसको एक मदर सिखा सकती है मे बी वो नैनी ना सिखा पाए। नैनी के लिए बस एक जॉब है, ऑन द अदर हैंड मदर्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड वो अपने बच्चे को हर एक गलत एंड सही चीज़ के बारे में बताती हैं। अगर अपने इनिशियल ईयर्स में एक बेबी अपने मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो हाई चांसेस ये रहते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिबल होगा एंड उसकी ग्रैस्पिंग पावर भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन जिनको कि नैनी संभालती है। इसके अलावा उन्होंने स्वेडलिंग को अपोज किया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेबीज़ को कम्प्लीटली रैप कर लेते हैं कपड़े से, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी पार्ट्स को खुल के मूव नहीं कर पाते। रूसो के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। इससे उनके लिम्ब एंड मसल्स जो स्ट्रेच होने होते हैं वो हो नहीं पाते और इसका इम्पैक्ट उनके फिजिकल ग्रोथ पे पड़ता है। अगर हम लर्निंग की बात करें तो इस टाइम बेबीज़ अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करना सीखते हैं। वो क्रॉल करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं और गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना है, ये उनका लर्निंग फेज होता है एंड वो सीख रहे होते हैं। अगर वो कहीं गिरेंगे, उन्हें चोट लगेगी तो उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है। उन्हें एक्सप्लोर करने दिया जाना चाहिए, दूसरे चिल्ड्रन के साथ बाहर खेलने दिया जाना चाहिए क्योंकि नेचर बेस्ट टीचर होता है। अगर पेरेंट्स पहले ही उन पे ये सब चीज़ें इम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे कि ये चीज़ आपके लिए सही है, ये गलत है, तो उनमें मैच्योरिटी कैसे आएगी, उनका खुद का परसेप्शन डेवलप कैसे होगा। और हमें ये भी पता है कि इस एज में बच्चों की एक ही लैंग्वेज होती है, वो है क्राइंग। उन्हें जो भी करना होता है, जो भी चाहिए होता है, उसके लिए बस वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और ये एक मदर को समझना होता है कि वो रो क्यों रहे हैं।
अगर तो उनकी कोई जेन्युइन नीड है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, एंड अगर वो किसी ज़िद के लिए रो रहे हैं तो उनकी ज़िद पूरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये उनका डेवलपिंग फेज़ होता है। और जिस तरह की बातें उन्हें समझाई जाएंगी और जिन चीज़ों से उन्हें रोका जाएगा तो वो वैसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट बुक सेकंड में उनके बोलने से लेकर उनके 12 इयर्स तक की एज कवर की गई है। तो यहाँ पे रूसो बताते हैं कि इस फेज़ में भी उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उनको किसी भी तरह की स्कॉलरली या फिर फॉर्मल एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रूसो का मानना है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग डेवलप करें, वो खुद एक्सपीरियंस करें, और ऐसे उनमें गुड जजमेंट पावर डेवलप होगी क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा चीज़ों को। तो इस एज में भी उनको बाहर खेलने दिया जाना चाहिए, उनको फिज़िकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने दिया जाना चाहिए बुक से ज़्यादा। और यहाँ पे एमिली को उसके फादर काइट्स उड़ाना सिखाते हैं एंड उसको शैडो के बारे में नॉलेज देते हैं। रूसो के अकॉर्डिंग मदर्स बेस्ट नर्सेज होती हैं एंड फादर गुड टीचर्स होते हैं। इसकी बुक थर्ड में रूसो ने बताया कि 12 से 15 इयर्स तक की एज में बच्चों को ट्रेड, बिजनेस एंड डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए, और ये नॉलेज इस तरह से दी जानी चाहिए कि उन्हें पता चल जाए कि वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है एंड वो उस अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। ये टाइम होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाने का, उसमें एक्सपर्ट होने का, ताकि आने वाले ईयर्स में वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चले, और बच्चे अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और अगर कोई चाइल्ड किसी आर्ट में इंटरेस्टेड है तो इसे फालतू ना समझा जाए, बल्कि उन्हें इसी लाइन में करियर बनाने का मौका दिया जाए, पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट करें। और यहाँ पे एमिली को भी उसका ट्यूटर डिफरेंट प्रोफेशंस की नॉलेज देता है ताकि वो भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चुन सके। तो बुक फोर्थ में रूसो हमें अडोलसेंस के बारे में बताते हैं कि इस एज में टीनेजर अपनी सोसाइटी को जानता है, इसमें इस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को वो समझता है, और इसी टाइम बहुत सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस को भी वो फेस करता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो पीयर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, और इसके साथ ही वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट भी होता है। और इन सब चीज़ों की वजह से हाई चांसेस रहते हैं कि वो अपनी स्टडीज़ से डिस्ट्रैक्ट होगा। एक गुड ट्यूटर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है एंड वो अपने प्यूपिल को फोकस्ड रखता है, और अगर उसका ट्यूटर उसको कंट्रोल नहीं करेगा तो वो एक इमोरल एंड करप्ट इंसान बन जाएगा। और यहाँ पे रूसो अपनी पर्सनल लाइफ से एक इंसिडेंट हमें बताते हैं कि जब वो एक टीनेजर थे तो किसी बात से वो डिस्करेज्ड फील कर रहे थे, वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। तो उस टाइम एक प्रीस्ट ने उनका साथ दिया था। प्रीस्ट ने उन्हें नेचुरल फिलॉसफी के बारे में बताया था। उनका मानना है कि बच्चों को रिलीजन की डीप नॉलेज नहीं दी जानी चाहिए और ना ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उन्हें लाइन टू लाइन पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी समझ से बाहर की होती हैं। वो सिर्फ इसे रिसाइट कर सकते हैं, इसे समझ नहीं सकते। इंस्टेड हमें फोकस करना चाहिए मॉरल वैल्यूज़ पे, जैसे किसी के लिए सिंपैथी एंड कंपैशन रखना, और जो नीडी है उनकी हेल्प करना, और ऐसे वो एक मॉरल मैन बनेंगे। और एमिली का ट्यूटर भी इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करता है। तो इसकी फिफ्थ एंड लास्ट बुक में हमें बताया जाता है कि एमिली को अपने लेट टीन्स में एक वुमन मिलती है, सोफ़ी, जिससे कि उसका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए उसकी फीलिंग्स बहुत पैशनेट होती हैं एंड उसका ट्यूटर उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अभी उसका काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि अगर वो सोफ़ी के साथ रहेगा तो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, और अपने ट्यूटर की बात मानते हुए वो सोफ़ी से 1-2 साल दूर भी रहता है। जब वो अपने आप को अच्छे से जान लेता है कि वो किस चीज़ के लिए बना है, किस चीज़ में एक्सपर्ट है, और सोसाइटी को अच्छे से समझ लेता है, तो उसका ट्यूटर उसको परमिशन देता है कि अब वो सोफ़ी से शादी कर ले। और सोफ़ी के कैरेक्टर के थ्रू रूसो ने ये बात बताने की कोशिश की है कि वुमेन को डोमेस्टिक स्किल्स आनी चाहिए, अपने हस्बैंड एंड बच्चों को खुश रखने की स्किल उसे आती हो। इन शॉर्ट वो डोमेस्टिक अफेयर्स तक ही सीमित रहे, और ऐसे सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। इस नैरो माइंडेड अप्रोच के कारण रूसो को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, और इसके रिस्पॉन्स में काफ़ी वर्क्स भी लिखे गए, जैसे द विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।